हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लाइव मैराथन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और आज के इस मैराथन क्लास में हम पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर एंड एस्काडा का जितने भी चैप्टर है, इसमें टोटल 5 चैप्टर हैं, तो सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनका सल्यूशन बताएंगे। आप लोगों का एक एग्ज़ाम यानी कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिक का एग्ज़ाम हो चुका है। इसके बाद के एग्ज़ाम यानी कि आपका पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर एंड एस्काडा का एग्ज़ाम है और इसमें कोई भी गैप नहीं है। तो आज की इस मैराथन क्लास में आपको पूरी तैयारी करा देंगे पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर एंड एस्काडा सब्जेक्ट का। आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा और बाकी इसका नोट्स पीडीएफ सब कुछ अपने हम व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर देते हैं। तो अगर अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आज की इस मैराथन क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट से एंड तक आप वीडियो को देखेंगे तो आपका पेपर बिल्कुल अच्छा जाएगा और आप लोग अच्छे से तैयारी कर पाएंगे इसका। देखिए, सबसे पहले आप लोग जब भी पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर एंड एस्काडा सब्जेक्ट की तैयारी करना स्टार्ट कीजिए तो कई स्टूडेंट होंगे वो तैयारी कर चुके होंगे इसका, बाकी उनको रिवीजन करना होगा। और कई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दोनों प्रकार के स्टूडेंट के लिए बेनिफिट होगा। तो देखिए, जब आप इसमें पहला चैप्टर देखते हैं तो इसमें आपका पहला चैप्टर है कि इंट्रोडक्शन ऑफ पीएलसी। तो पहला चैप्टर और इसका लास्ट चैप्टर जो है बिल्कुल ईजी है, उसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आप आसानी से कर लेंगे। देखिए, पहला चैप्टर जो है आपका, पहले चैप्टर में आपका केवल पीएलसी का इंट्रोडक्शन पूछा जाता है। अभी आगे हम आपको बता देंगे कि पहले चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको उसको कैसे तैयार करना है। दूसरा चैप्टर है आपका इंस्ट्रक्शन सेट। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, केवल 5 से 10 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो आते हैं चैप्टर नंबर 3 से, जो कि है आपका ओवरव्यू ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। और चैप्टर 4 है आपका असेंबली लैंग्वेज। इसके बाद इसमें एक चैप्टर और है वो चैप्टर है आपका एस्काडा। तो जो पहला चैप्टर है और 5वां चैप्टर, इसमें कुल मिलाकर 10 टॉपिक से ज़्यादा नहीं होंगे। आप 10 टॉपिक अगर तैयार कर लेते हैं, पहला चैप्टर और 5वां चैप्टर, तब भी एग्जाम में अच्छे से पास हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम आपको वो सजेस्ट नहीं करेंगे। आप लोग सभी चैप्टर से क्वेश्चन तैयार करके जाएँ, ताकि अगर किसी चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं भी आता है तब भी आप उसको सॉल्व कर सकें। तो देखिए, आपका चैप्टर 1, जो चैप्टर 1 है आपका, उसको हम कई बार अपने चैनल पर पढ़ा भी चुके हैं और इसका पीडीएफ नोट्स मैराथन क्लास सब कुछ एक बार बता चुके हैं। लेकिन एक बार यहाँ पर इस चैप्टर 1 को नहीं बताएंगे, जल्दी इसमें रिवीजन कर देते हैं कि इसमें आपको क्या क्या तैयार करके जाना है चैप्टर 1 से। क्योंकि चैप्टर 1 ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं बनते हैं। देखिए, क्वेश्चन कई प्रकार से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपका आंसर वही होना चाहिए। क्वेश्चन कई प्रकार से उसमें पूछे जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें आपको समझ के जाना है कि पीएलसी क्या होता है, पीएलसी का फुल फॉर्म, कॉन्सेप्ट ऑफ पीएलसी, पीएलसी कहाँ से आया, पीएलसी के पहले क्या यूज होता है। तो इसके बारे में आपको बिल्कुल पढ़ के जाना है कि पीएलसी के कॉन्सेप्ट यानी कि पीएलसी का इंट्रोडक्शन। और दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम। ये काफ़ी स्टूडेंट तैयार भी कर लेते हैं, क्योंकि इसका ब्लॉक डायग्राम बिल्कुल ईजी है। बस उसमें पाँच कंपोनेंट होते हैं, उसके बारे में लिखना होता है, और 5 कंपोनेंट होते हैं उसके बारे में आपको चित्र भी बनाना होता है। और इसमें देखिए, तीसरा है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि पीएलसी की प्रोग्रामिंग के लिए हम कौन कौन से लैंग्वेज का उपयोग करते हैं, उन लैंग्वेज का नाम लिखने का, उनके बारे में लिखने का आ सकता है। और चौथा जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्किटेक्चर। जितने भी चैप्टर है सब में आर्किटेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पीएलसी का आर्किटेक्चर हो, चाहे माइक्रो कंट्रोलर का हो, या फिर आपका एस्काडा का हो, या फिर असेंबली लैंग्वेज में जो पीआईसी माइक्रो कंट्रोलर है उसका हो। तो यहाँ पर ये 4 टॉपिक आपको तैयार करके ही जाने हैं। इसके बाद चैप्टर 1 से कोई भी क्वेश्चन आता है आप एग्जाम में सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद 2 बेसिक क्वेश्चन और बन जाते हैं इस चैप्टर में, एडवांटेज ऑफ पीएलसी और वर्किंग ऑफ पीएलसी। देखिए, जब आप पीएलसी के बारे में पढ़ के जाएंगे तो पीएलसी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी पढ़ के जाना है, और पीएलसी का अनुप्रयोग यानी कि पीएलसी का यूज़ हम कहाँ करते हैं, और बेसिकली पीएलसी किस लिए यूज होता है। यानी कि पीएलसी के बारे में ऑल अबाउट आपको पढ़ के जाना है। जो डायग्राम आपको चैप्टर 1 से तैयार करके जाना है वो है आपका पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम और पीएलसी का आर्किटेक्चर। इस डायग्राम को आपको प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि आप एग्जाम में जब भी क्वेश्चन इस टाइप का अगर ब्लॉक डायग्राम आता है तब भी आपको पीएलसी के ब्लॉक डायग्राम के बारे में आता है, तब भी आपको बनाना है। आर्किटेक्चर आता है तब भी आपको डायग्राम बनाना है और उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर चैप्टर 1 के बारे में हम बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि चैप्टर 1 आपको कई बार हम पढ़ा चुके हैं और आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड कर चुके हैं बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में, आप लोग उसको देख लीजिएगा। इसके बाद एक चैप्टर और है इसमें आपका चैप्टर 5, जो कि काफ़ी छोटा चैप्टर है,
ठीक है। चैप्टर 5 में देखिए क्या है, चैप्टर 5 जो है बेसिकली एस्काडा के ऊपर है। तो आप लोगों को पूरे डिटेल में समझना होगा कि एस्काडा क्या होता है। तो एस्काडा का एक सेपरेट वीडियो हम बना चुके हैं पहले से ही, कि एस्काडा के बारे में आपको डिटेल में समझाए हैं कि एस्काडा से कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, एस्काडा में आरटीयू क्या होता है, एमटीयू क्या होता है, डेटा लॉगर क्या होता है। तो यही सब क्वेश्चन जो है चैप्टर 5 से आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है। चैप्टर 5 में देखिए सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि आप एस्काडा का इंट्रोडक्शन बताइए, फिर इसका डिस्पैच सेंटर क्या होता है ये आप समझ लेंगे, तो फिर इसके बाद लिख पाएंगे कि एस्काडा का क्या रोल होता है डिस्पैच सेंटर में। इसके बाद रिमोट टर्मिनल यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है आरटीयू का, और एमटीयू का फुल फॉर्म होता है मास्टर टर्मिनल यूनिट। इन दोनों पर टिप्पणी करने के लिए एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद इसमें देखिए डेटा लॉगर है, डेटा लॉगर के बारे में आ सकता है। इसके अलावा भी इसमें कई अन्य टॉपिक हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। उसका एक एस्काडा का मैराथन क्लास एक अलग से है, आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आप लोग एग्जाम में जाइएगा, क्योंकि उसको आप एक बार देखेंगे ध्यान से ना, उसके बाद आपके मन में पता हो जाएगा कि एस्काडा होता क्या है, उसमें वीडियो क्या होता है, ऑपरेटर कंसोल क्या होता है, ये सब कुछ एस्काडा के अंतर ही आता है। ठीक है। तो इसमें आपका जो 2 चैप्टर बचा, आपका 3 चैप्टर बचा। अब देखिए इसमें आपका जो है 3 चैप्टर बचा। एक चैप्टर हुआ आपका इंस्ट्रक्शन सेट, और दूसरा हुआ ओवरव्यू ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर, और चैप्टर 4 है आपका असेंबली लैंग्वेज। ये 3 चैप्टर देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं और थोड़ा सा कठिन भी है इन चैप्टर को समझना। ठीक है, क्योंकि पहला चैप्टर पीएलसी है, आप पीएलसी की बेसिक जानकारी आप ले लेंगे एस्काडा के बारे में, लेकिन थोड़ा सा कठिन जो है वो है ओवरव्यू ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर और इंस्ट्रक्शन सेट और असेंबली लैंग्वेज। तो हम स्टार्ट करते हैं आपका सबसे पहले चैप्टर 4 से, जो कि आपका है असेंबली लैंग्वेज। इससे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें देखिए एग्जाम में इंटरफेसिंग करने के लिए भी आता है, चाहे वो कीपैड के साथ हो, चाहे वो एलसीडी के साथ हो, या फिर स्टेपर मोटर के साथ हो, एक इंटरफेसिंग एग्जाम में जरूर आता है। तो चैप्टर 4 इसके बाद पहले देखते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, सभी को हम बिल्कुल डिस्कस करते चलेंगे कि आपको एग्जाम में क्या लिखना होगा। तो देखिए आपका जो चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 का नाम है असेंबली लैंग्वेज। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि असेंबली लैंग्वेज यानी असेंबली भाषा से आप क्या समझते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए है आपका असेंबली भाषा क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। तो देखिए कंप्यूटर में जो हम जिस भी लैंग्वेज का उपयोग करते हैं उसे हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज कहते हैं। और जो मशीन लैंग्वेज होता है वो बाइनरी कोड में लिखा जाता है, जिसमें केवल 2 अंक होते हैं, 0 और 1। लेकिन बाइनरी कोड को समझना और उसमें प्रोग्राम करना हमारे लिए संभव नहीं होता है, इसलिए इस कार्य को आसान करने के लिए असेंबली भाषा का निर्माण किया गया। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे कि वह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें मशीन लैंग्वेज के स्थान पर अक्षर और चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसको हम बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। इस लैंग्वेज में क्या करते हैं, मशीन कोड के स्थान पर हम न्यूमोनिक कोड का यूज़ करते हैं, जिन्हें एक सामान्य व्यक्ति भी आसानी से समझ सकता है। जैसे कुछ असेंबली लैंग्वेज की भाषा सब्जेक्ट्स, देखिए सब्ट्रैक्ट को हम एसयूबी से प्रेजेंट कर सकते हैं, एलओडी लोड मतलब को एलडीए से, ऐड, ऐसे ही और भी कुछ कोड होते हैं, इसकी सहायता से हम प्रोग्रामिंग करते हैं। अब इससे क्या होता है, इन्हें हम आसानी से समझ सकते हैं और इसे आसानी से याद भी रखा जा सकता है। इसमें जो असेंबली कोड होता है उसको मशीन कोड में बदलने के लिए एक कंप्यूटर में एक प्रोग्राम पहले से ही बनाया गया है, और यह प्रोग्राम जो होता है यह एक ट्रांसलेटर की तरह कार्य करता है। अब यह ट्रांसलेटर की तरह कार्य करता है तो ये क्या काम करता है, यह क्या करता है, मशीन कोड को असेंबली कोड में बदलने का कार्य करता है। इस प्रकार के प्रोग्राम को ही हम क्या बोलते हैं, असेंबलर बोलते हैं। असेंबली लैंग्वेज को हम लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। सबसे पहले क्या होता था, निमोनिक कोड का उपयोग सन 1955 में स्टेन पोली ने IBM 650 कंप्यूटर था सबसे पहला जो IBM 650 कंप्यूटर के लिए भाषा लिखा था, तब से लेकर इस लैंग्वेज का यूज होने लगा। 1980 से 1900 के दशक में अधिकांश कंप्यूटर का मुख्य रूप से असेंबली भाषा का उपयोग कर के कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर बनाए जाते थे। तो जब 5 नंबर में आएगा कि असेंबली भाषा से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए, तो आपको इतना पूरा डिटेल में लिखना होगा। बाकी आपको यहाँ पर देख सकते हैं जैसे न्यूमोनिक कोड और मशीन कोड में क्या अंतर होता है, कैसे आप समझ पाएंगे। तो देखिए न्यूमोनिक कोड में जैसे हम लिखेंगे ऐड का मतलब होता है जोड़ना, तो इसको मशीन कोड में 0101 लिखा जाएगा। सब्ट्रैक्शन का होता है 01101, मल्टीपल का होता है 0111, और डिवीज़न का होता है 100001। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्लस सिंबल है इसका मतलब होता है असेंबली। तो अब देखिए असेंबली लैंग्वेज की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं।
तो असेंबली लैंग्वेज की विशेषताएं की बात करें तो इसमें क्या होता है, अंकों के स्थान पर हम निमोनिक कोड को आसानी से समझ सकते हैं। दूसरा है इसमें गलतियों को सरलता से ढूंढा जा सकता है, उसे ठीक भी कर सकते हैं। तीसरा है इसमें इस प्रोग्रामिंग भाषा में कम समय लगता है, जिससे कि हमें प्रोग्राम बनाने में आसानी होती है। और चौथा है आपका इसमें मशीनी भाषा के अनेक विशेषताएं पाई जाती हैं। और इसमें क्या चौथा क्या है, इसमें आपका ये जो असेंबली लैंग्वेज होता है ये लो लेवल भाषा है। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो एग्जाम में, क्योंकि जब भी कोई भी टॉपिक होता है उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, फिर चाहे वो सिलेबस में दिया गया हो या न दिया गया हो। इसके बाद देखिए इसके एडवांटेज की बात करें अगर हम, तो एडवांटेज में क्या होता है, इसमें जो होता है प्रोग्रामर होता है उसके समय का बचत होता है। निर्देश में यह त्रुटि को कम करता है, त्रुटियां जो होती है आसानी से दूर कर सकते हैं। बदलाव या नवीनीकरण शीघ्रता से किया जा सकता है। निमोनिक कोड की मदद से प्रोग्राम लिखना बहुत आसान हो जाता है। अब इसके हम डिसएडवांटेज की बात करें तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। जो आपका असेंबली लैंग्वेज होता है उसके डिसएडवांटेज कौन कौन से हैं, ऐसी भाषाओं में लिखे गए लंबे प्रोग्राम को छोटे आकार के कंप्यूटर पर हम रन नहीं कर सकते हैं। दूसरा है इसमें आपका प्रोग्राम को लिखने में बहुत समय लगता है, क्योंकि इसमें लिखा जाने वाला प्रोग्राम जो है वो बहुत अधिक जटिल होता है। तीसरा है इसमें आपका सिंटैक्स, जिसमें सिंटैक्स होता है उसको याद रखना बहुत कठिन होता है। और चौथा है इसमें आपका असेंबली भाषा जो होता है, असेंबली भाषा भी मशीनी भाषा पर आधारित होता है। अतः प्रत्येक कंप्यूटर की स्वयं की एक अलग असेंबली भाषा होती है, जिसमें प्रत्येक कंप्यूटर के लिए अलग अलग प्रोग्राम तैयार करने पड़ते हैं। अब इसमें देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है असेंबलर क्या है। ठीक है, देखिए असेंबलर क्या है। असेंबलर देखिए, असेंबलर जो है कंप्यूटर का वह प्रोग्राम होता है जो असेंबली भाषा में लिखे गए कोड यानी कि न्यूमेरिक कोड जो होता है उसको मशीनी भाषा में यानी बाइनरी कोड में बदल देता है। यह एक ट्रांसलेटर की तरह कार्य करता है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा गया है, इससे इजी आपको समझा नहीं सकते और इससे इजी हो भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर देखिए बुक का लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं है इसमें। ठीक है, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे। देखिए जो असेंबलर होता है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदल देता है। तो इस प्रकार से आपको इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कंप्यूटर जो है एक मशीन है, इस मशीनी भाषा को समझकर प्रोसेस के बाद रिजल्ट मिलता है। असेंबली भाषा में जो हम कोड लिखते हैं उसको हम सोर्स कोड बोलते हैं, और असेंबलर द्वारा उस सोर्स कोड को मशीनी भाषा में बदलने पर जो कोड बनता है उसको हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। इसके बाद देखिए इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंपाइलर से आप क्या समझते हैं। ठीक है, असेंबलर के बारे में आपने समझ लिया, इसके बाद आता है कंपाइलर। ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि कंपाइलर से आप क्या समझते हैं। देखिए कंप्यूटर जो है वो केवल मशीनी भाषा समझता है और मशीनी भाषा में प्रोग्रामिंग करना संभव नहीं है। इसलिए प्रोग्रामिंग करने के लिए पहले असेंबली भाषा का निर्माण किया गया, जिसे लो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। उसी प्रकार हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे बेसिक C++, जावा आदि को हम क्या बोलते हैं, मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने की ज़रूरत होती है। क्यों होती है, ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके। अब देखिए कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर वो प्रोग्राम होता है जो किसी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को किसी मशीनी भाषा में बदल देता है। अब देखिए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब है, जैसे आप लोग लैंग्वेज सुने होंगे C++ हो गया, जावा हो गया, ये सब क्या होते हैं, हाई लेवल के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, और इसमें लिखे प्रोग्राम को सोर्स कोड कहा जाता है। इसके बाद देखिए जो है नोट्स मैंने बनाए, इसमें कई प्रकार के डिफिनेशंस लिखे हैं, तो आपको जो सूटेबल लगे आप वो डिफिनेशन लिख सकते हैं। बाकी सभी डिफिनेशन बिल्कुल इजी हैं। तो कंपाइलर के बारे में आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कंपाइलर जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो किसी एक प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे हुए कंप्यूटर कोड, जिसे हम सोर्स कोड कहते हैं, उसको ऑब्जेक्ट कोड यानी कि मशीनी भाषा में बदल देता है। और हम जितनी भी प्रोग्रामिंग भाषाएँ देखते हैं उन सब में सोर्स कोड लिखने के लिए एक हाई लेवल की भाषा का उपयोग किया जाता है। अब देखिए मशीनी भाषा में आपके मन में क्वेश्चन होगा कि इसे मशीनी भाषा में क्यों बदलते हैं। देखिए मशीनी भाषा में इसलिए बदला जाता है ताकि उस कोड को
हम जो काम कंप्यूटर से करवाना चाह रहे हैं उसे करवा सकें। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब हम कंप्यूटर की भाषा में ही बताएं कि उसे क्या काम करना है और कैसे करना है, ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके और कार्य किया जा सके। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि असेंबलर व कंपाइलर की तुलना कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको हम पहले भी पीडीएफ के फॉर्मेट में भेज चुके हैं, तो हम वहाँ से बिल्कुल और इजी में है। देखिए असेंबलर और कंपाइलर आपको समझा दिया, अब इसमें अंतर क्या है ये भी एग्जाम में आ सकता है। देखिए जो कंपाइलर होता है आपका, कंपाइलर प्रोग्रामर द्वारा लिखे गए सोर्स कोड को क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और इसमें जो असेंबली क्या करता है, असेंबलर जो होता है वो क्या करता है, असेंबली कोड को मशीन कोड में बदलता है। और दूसरा इसमें देखिए यह क्या है, यह एक बार में पूरे कोड को मशीन लैंग्वेज में बदल देता है, लेकिन जो असेंबलर आपका होता है यह एक बार में ऐसा नहीं कर सकता है। इसके बाद देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस और हैं कि कंपाइलर जो होता है उसके 7 फेज होते हैं, और जो आपका असेंबलर होता है उसमें 2 फेज, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज होते हैं। जो कंपाइलर होता है वो सोर्स कोड इनपुट करता है, और जो असेंबलर होता है वह असेंबली लैंग्वेज कोड को इनपुट करता है। अब जो कंपाइलर होता है इसके उदाहरण क्या है, हमने आपको बताया हाई लैंग्वेज जो होते हैं जैसे C++, जावा, इसके क्या हैं, कंपाइलर के उदाहरण हैं। और इसके क्या है, GAS हो गया, GNU हो गया, इसके क्या हैं, उदाहरण हैं। अगर कंपाइलर की बात करें तो यहाँ पर देखिए, मैंने 8 अंतर लिखा है, तो आप 4 या 5 लिख देंगे एग्जाम में, तब भी आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें 8 अंतर कौन से, इसमें छठवां देखिए, यह क्या होता है, अधिक इंटेलिजेंट होता है, और जो असेंबलर होता है कम इंटेलिजेंट होता है। इसका फंक्शन जो है असेंबलर का वो कॉम्प्लेक्स होता है, और इसका फंक्शन जो होता है वो बिल्कुल सिंपल होता है। कंपाइलर के आउटपुट निमोनिक्स के रूप में होती है, जबकि असेंबलर की आउटपुट बाइनरी कोड के रूप में होती है। तो ये कुछ डिफरेंस है असेंबलर और कंपाइलर में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका, ये पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था, थोड़ा सा कठिन है, आपको समझना होगा, जैसे प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं ना उससे संबंधित है ये। तो इसमें तो इसका डिफिनेशन समझ लीजिए, बाकी जो इसमें प्रोग्राम टाइप का है वो आपको नहीं बताएंगे, आप लोग PDF भेज देंगे, उसमें देख कर समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो देखिए असेंबलर डायरेक्टिव क्या होता है, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज समझिए। देखिए जो असेंबलर डायरेक्टिव है वो कुछ विशेष निमोनिक इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि असेंबलर के लिए दिशा सूचक का कार्य करते हैं। अर्थात असेंबलर जो है एक डायरेक्टिव, एक असेंबलर इंस्ट्रक्शन होता है जो कि बताता है कि असेंबलर को करना क्या है। देखिए फिर इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, कि असेंबली लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन जो हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर असेंबलर के इंस्ट्रक्शन नहीं होते हैं, भले ही वो प्रोग्राम के निमोनिक रूप में लिखे गए हों। असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन जो है वास्तव में असेंबलर के इंस्ट्रक्शन होते हैं, और असेंबलर प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन देते हैं जो कि असेंबली की प्रक्रिया के दौरान क्या करना है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आए तो फिर से समझिए। यहाँ देखिए असेंबलर के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उन्हीं को हम असेंबलर डायरेक्टिव कहते हैं, क्योंकि ये असेंबलर के लिए दिशा सूचक का कार्य करते हैं। इन्हें हम 8051 माइक्रो कंट्रोलर का इंस्ट्रक्शन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देखिए जो असेंबलर को दी जाने वाली इंस्ट्रक्शन को ही हम असेंबलर डायरेक्टिव कहते हैं, और जो असेंबलर डायरेक्टिव को असेंबली लैंग्वेज के स्ट्रक्चर या सिंटैक्स में हम लिखते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इसमें देखिए कुछ दिशा सूचक, कुछ डायरेक्टिव हैं असेंबलर के, ORG जैसे हो गया आपका, DB हो गया, END हो गया, EQ हो गया, तो ये सब ORG असेंबलर दिशा सूचक हो गया। ये आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप पहले से नहीं पढ़े होंगे। तो डेफिनेशन आपको जरूर ये समझ में आ गया होगा कि असेंबलर दिशा सूचक होते क्या हैं। और आपको ये जो 5 दिशा सूचक हमने बताए, 5 नहीं 4 हैं, ORG, DB, END, EQU, इनके बारे में आपको लिख देना है। ORG का मतलब ओरिजिन, DB का मतलब डिफाइन बाइट, END का मतलब एंड ऑफ द मेन प्रोग्राम, और EQU का मतलब इक्वेट। यही एक आपको बताते हैं, यही एक सब्जेक्ट है जिसमें ज़्यादा बैक लगता है अगर आप एग्जाम में सही से लिख के नहीं पाते हैं, क्योंकि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है नहीं, इसमें कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टाइप का है, तो आपको ज़रूर पहले से ही पढ़ना चाहिए था। अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े तो पहला चैप्टर और 5वां चैप्टर अच्छे से तैयार करके जाए, जो भी इसमें थ्योरेटिकल है वो ज़रूर तैयार करके जाएं, क्योंकि इसमें जो थोड़ा सा प्रोग्रामिंग टाइप का है उसको आपको समझ में भी नहीं आएगा और आप उसको रट भी नहीं सकते हैं।
अब देखिए इसमें आपका लास्ट चल रहा है, ठीक है। अब इसमें लास्ट चल रहा है इंटरफेसिंग, ठीक है। तीन चार चीज़ इसमें बता दी, इसमें लास्ट इंटरफेसिंग। इसमें थोड़ा सही से आपको नहीं दिख रहा हो, लेकिन आपको पढ़ के बता देते हैं कि इंटरफेसिंग होता क्या है। देखिए थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज समझिए इसको। इंटरफेसिंग का मतलब होता है, इंटरफेसिंग इज पाथ फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन टू कंपोनेंट। मतलब इंटरफेसिंग जो होता है पाथ होता है दो कंपोनेंट के बीच कम्युनिकेशन के लिए। देखिए कई इनपुट व आउटपुट डिवाइस को हम 8051 जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उसके साथ हम कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट करने के लिए हम इनपुट डिवाइस व आउटपुट डिवाइस कुछ डेटा सेंड व रिसीव करती है, अर्थात इनके बीच कम्युनिकेशन होता है, और यही प्रक्रिया इंटरफेसिंग कहलाता है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो इस प्रकार समझिए। देखिए एक माइक्रो कंट्रोलर लीजिए, एक माइक्रो कंट्रोलर हो गया, ठीक है। इसके बाद इनपुट के रूप में कीपैड और आउटपुट प्राप्त करने के लिए एलसीडी डिस्प्ले लगा दिए। देखिए यहाँ पर देखिए जैसे आपका ये हो गया एक आपका 8051 माइक्रो कंट्रोलर। इनपुट के रूप में आप यहाँ पर ले लेते हैं कीपैड जैसे मान लीजिए यहाँ पर डॉट डॉट करके आपका कीपैड है, और यहाँ पर आउटपुट के रूप में आप एक लेते हैं एलसीडी डिस्प्ले, और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर के लिख देते हैं, ये कीपैड है, एम लिख देते हैं माइक्रो कंट्रोलर है, और एल लिख देते हैं एलसीडी डिस्प्ले। तो यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर आप देखिए क्या कर रहा है, माइक्रो कंट्रोलर जो है इसके बीच और इसके बीच एक कम्युनिकेशन कर रहा है। ये वाला इनपुट है, ये वाला आउटपुट है, तो इसी को बोलते हैं इंटरफेसिंग। तो एक माइक्रो कंट्रोलर के साथ इनपुट के रूप में कीपैड और आउटपुट प्राप्त करने के लिए एलसीडी डिस्प्ले लगा देंगे, तो उसी को बोलेंगे हम इंटरफेसिंग, ठीक है। इंटरफेसिंग के लिए आपके सिलेबस में कई चीज़ें दिया गया है कि जो अगर ये माइक्रो कंट्रोलर है आपका, तो इसके साथ आप स्टेपर मोटर की इंटरफेसिंग कीजिए, एलसीडी डिस्प्ले की इंटरफेसिंग कीजिए, कीपैड की कीजिए, कई प्रकार के डिवाइस हैं, आप उसके साथ इसको इंटरफेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आपको डायग्राम से हम समझाए भी हैं कि एलसीडी हो गया, और आपका ये माइक्रो कंट्रोलर 8051 हो गया, और ये कीपैड हो गया। तो माइक्रो कंट्रोलर के साथ एलसीडी जुड़ा है, कीपैड इनपुट के रूप में, और ये आउटपुट के रूप में एलसीडी जुड़ा है। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, इंटरफेसिंग कहलाता है। बाकी अगर डेफिनेशन देना चाहते हैं तो यहाँ पर डेफिनेशन भी है कि वह डिवाइस जिन्हें 8051 माइक्रो कंट्रोलर के साथ इंटरफेस करने तथा विशेष कार्य या फंक्शन परफॉर्म करने के लिए उपयोग करते हैं, उसको ही हम बोलते हैं इंटरफेसिंग डिवाइस। जैसे कीपैड हो गया, 7 सेगमेंट डिस्प्ले हो गया, ठीक है, इस प्रकार से। तो कीपैड इंटरफेसिंग में आपको समझा देते हैं। इसके अलावा और बाकी जो उसको नहीं समझाएंगे, जब आपको हम नोट्स प्रोवाइड कर देंगे तो आप वहाँ पर देख लीजिएगा, क्योंकि कल ही एग्जाम है, तो और भी टॉपिक्स हैं डिस्कस करने के लिए, इसी पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए कीपैड की इंटरफेसिंग का मतलब क्या होता है, इसको कैसे करते हैं। देखिए कीपैड जो होता है आपका एक इनपुट डिवाइस है। जैसे आपके पास एक कीपैड वाला फ़ोन होगा, तो आप जैसे उसमें 1 प्रेस करते हैं आपको डिस्प्ले पर 1 शो करता है, 2 प्रेस करते हैं तो आपको डिस्प्ले पर 2 शो करता है। तो कीपैड और डिस्प्ले के बीच में एक डिवाइस लगी होती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमको माइक्रो कंट्रोलर के साथ इसका इंटरफेसिंग करना है, ठीक है। तो कीपैड का उपयोग एक इनपुट डिवाइस के रूप में हम करते हैं। यूजर द्वारा की प्रेस करने पर एक डिस्प्ले पर यह शो करता है, ठीक है। इतना तो आपको पता होगा। तो माइक्रो कंट्रोलर के साथ कीपैड को इंटरफेस करने से पहले हमको यह समझने की आवश्यकता है कि यह कैसे काम करता है। कीपैड कई प्रकार के होते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के की होते हैं। कई कीपैड होते हैं 4x4 के होते हैं, 4x16 के, 8x16 के, इस प्रकार के कीपैड होते हैं। देखिए जो आपका 4x4 का कीपैड होता है, आप लोगों ने देखा होगा, तो मैट्रिक्स कीपैड उसे बोलते हैं। मैट्रिक्स कीपैड जो होता है उसमें पुश बटन के सेट होते हैं, और 4x4 मैट्रिक्स कीपैड में 16 बटन होते हैं, और प्रत्येक पंक्ति व कॉलम में 4 पुश बटन होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 4x4 का ये कीपैड है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ABCD और *0#, ठीक है। ये आपका यहाँ से एक कॉलम है और इधर से आपका ये रो है, ठीक है। तो रो और कॉलम की बात करें तो रो 0, रो 1, रो 2, रो 3, और कॉलम की बात करें कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ठीक है। अब इसको यहाँ पर देखिए कैसे इंटरफेस किया गया है माइक्रो कंट्रोलर के साथ। यहाँ पर बिल्कुल सब डिटेल में लिखा गया है, ठीक है। ये पहला डायग्राम है आपका। जो आपका रो 0 हो उसके 4 पुश बटन एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट हैं। इसी प्रकार 4 रो, यानी कि रो 0, रो 1, रो 2, रो 3, रो 3 तक से 4 टर्मिनल C0, C1, C2, C3 से 4 टर्मिनल प्राप्त हुए हैं। कुल मिलाकर 8 टर्मिनल हमको यहाँ पर आप देख सकते हैं, 8 टर्मिनल हमको प्राप्त हुए हैं, और जिन्हें हम 8051 माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा इंटरफेस करेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये रो है और ये कॉलम है, इन सबको ऐड करके यहाँ पर 8 वायर्स को लाया गया है। अब इन्हीं 8 वायर को हम क्या करेंगे, माइक्रो कंट्रोलर के साथ इंटरफेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा इंटरफेसिंग किया गया है।
आपको डायग्राम सेंड कर देंगे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पर। टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर जैसे आप 5th सेमेस्टर पास आउट हो जाएंगे या 6th सेमेस्टर में जाएंगे तो वहाँ पर आपको कई चीज़ें आपसे संबंधित देखने को मिल जाएंगी। लेकिन जो आपको नोट्स मिलेगा वो व्हाट्सएप ग्रुप पर ही मिलेगा, क्योंकि टेलीग्राम पर कॉपीराइट की समस्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी लंबा चौड़ा ये डायग्राम है, इसको आपको बनाना है। बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही इजी है, लेकिन अगर पहले से एक्सप्लेन किए होते तो आपको समझ में आ जाता। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा कैसे इसको बनेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर कि 7 सेगमेंट LED के साथ भी इंटरफेसिंग की जाती है। पिछली बार जब हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया था उस समय स्टेपर मोटर का इंटरफेसिंग आया था माइक्रो कंट्रोलर के साथ। तो हर बार एग्ज़ाम में वही नहीं आता, हो सकता है इस बार कीपैड का भी आ जाए, और LCD का भी नहीं आया अभी एक भी बार। तो इंटरफेसिंग आप LCD माइक्रो कंट्रोलर के साथ LCD की इंटरफेसिंग कैसे करते हैं, ये टॉपिक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये भी एक्सप्लेन करिए हम कि इंटरफेसिंग आप स्टेपर मोटर। तो जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे उसमें हमने 5 दे दिया था, 5 में से किसी एक पर एग्जाम में आ सकता है इंटरफेसिंग के लिए इस चैप्टर से। अगर इस चैप्टर से इंटरफेसिंग के लिए आ जाता है तो एक क्वेश्चन और आएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। कभी कभी पेपर बहुत उल्टा सीधा बन जाता है, किसी चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दे देता है, कभी किसी चैप्टर से क्वेश्चन देता ही नहीं है। इसलिए आपको पूरे चैप्टर से कुछ न कुछ क्वेश्चन तैयार करके जाना चाहिए। तो ये चैप्टर आपका एंड होता है। इसमें से इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें एक और टॉपिक है PIC माइक्रो कंट्रोलर। तो अगर अभी तक आपने उसका डिटेल वीडियो नहीं देखा है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में हमने आपको समझाया है कि PIC माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है। ये कई बार से एग्जाम में नहीं आ रहा है, इस बार आ सकता है PIC माइक्रो कंट्रोलर, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया गया है। इसका सेपरेट वीडियो है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सर्च कर लीजिए वहाँ पर स्टेपर PIC माइक्रो कंट्रोलर, जिसे पिक माइक्रो कंट्रोलर भी बोलते हैं, वो आपको मिल जाएगा। इसके बाद देखिए इसमें जो आपका तीसरा चैप्टर है आपका माइक्रो कंट्रोलर, ओवरव्यू ऑफ माइक्रो कंट्रोलर 8051। तो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसमें आप देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कौन कौन सा टॉपिक आपको तैयार करके जाना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको माइक्रो कंट्रोलर का ओवरव्यू के बारे में समझना है। तो पहला क्वेश्चन यही बन जाता है एग्जाम में कि माइक्रो कंट्रोलर से आप क्या समझते हैं, माइक्रो कंट्रोलर का ओवरव्यू दीजिए, इसके बारे में आ सकता है। ठीक है, तो देखिए माइक्रो कंट्रोलर होता क्या है। तो हम जानते हैं एक मोबाइल में आप कोई मोबाइल या कंप्यूटर देखते हैं तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। ठीक है, यानी कि एक ऐसी डिवाइस जो किसी ऑपरेशन या प्रोसेस को माइक्रो सेकंड में प्रोसेस कर देती है, उसको तो हम बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। लेकिन जो एक माइक्रो प्रोसेसर होता है उसको हम इनपुट आउटपुट युक्तियाँ बाहर से कनेक्ट करते हैं और इन्हीं को बोलते हैं हम पेरिफेरल डिवाइस। तो ये तो हो गया आपका माइक्रो प्रोसेसर। अगर बात करें हम माइक्रो कंट्रोलर का, तो माइक्रो कंट्रोलर से आप क्या समझते हैं। तो देखिए माइक्रो कंट्रोलर क्या है, एक ऐसी युक्ति होती है, एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें सारी पेरीफेरल डिवाइस, पेरीफेरल मतलब कि जो भी हम बाहर से कनेक्ट करते हैं वो सारी चीज़ें एक ही चिप पर क्या होती हैं, इनबिल्ट होती हैं। यानी कि जो सिस्टम के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है और इसकी कुछ विशेषताएँ होती हैं। देखिए माइक्रो कंट्रोलर आपको समझ में आ गया होगा कि एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें सारी पेरिफेरल डिवाइस जो होती है एक चिप पर इनबिल्ट होती हैं और जो सिस्टम के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। इसकी कुछ विशेषताएं जैसे कि माइक्रो कंट्रोलर जो है एक IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट है, अर्थात एक ही IC के अंदर कंप्यूटर के चारों भाग इनपुट आउटपुट CPU मेमोरी सब कुछ इसमें क्या होता है, इनबिल्ट होता है। और इसकी दूसरा जो आपको विशेषताएं बता रहे हैं, जब आप माइक्रो कंट्रोलर के बारे में लिखेंगे तो आप माइक्रो कंट्रोलर में ही ये चीज़ लिखेंगे। देखिए माइक्रो कंट्रोलर जो है माइक्रो प्रोसेसर का विकसित रूप होता है और इसमें कुछ अंतर होता है। जैसे कि यह आत्मनिर्भर होता है, यानी कि कोई कार्य करने के लिए दूसरी इंटीग्रेटेड सर्किट की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि IC की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उसमें रैम और रोम भी क्या होते हैं, इनबिल्ट होते हैं, जबकि माइक्रो प्रोसेसर जो होता है उसमें अलग से लगाना होता है। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आपका कि माइक्रो कंट्रोलर जो है उसको हम सिस्टम ऑन चिप या कंप्यूटर ऑन चिप भी बोलते हैं। सन 1981 में दुनिया का पहला कंट्रोलर जो है अमेरिका के इंटेल ने बनाया और यह 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर था, जिसे हम MCS51 मतलब कि माइक्रो कंट्रोलर सीरीज 8051 बोलते हैं। और इससे यह क्या होता है, यह MCS फैमिली से बिलोंग करता है। इसके बाद देखिए माइक्रो कंट्रोलर जो है एक छोटा और सस्ता माइक्रो कंट्रोलर भी, इसको सस्ता माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जा सकता है। माइक्रो कंट्रोलर जो है एक इंटीग्रेटेड सर्किट है जिसका प्रयोग हम
इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अन्य भागों को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। माइक्रो कंट्रोलर के जो आउटपुट होता है उसके आउटपुट के लिए हम एक छोटा सा एलईडी या एलसीडी डिस्प्ले लगा होता है। माइक्रो कंट्रोलर का प्रयोग एक सिंगल टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है। तो अगर ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इसका माइक्रो कंट्रोलर 8051 का एक नॉर्मल ब्लॉक डायग्राम है। इसमें यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक एक पूरा चिप है। इस चिप के अंदर देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर्स है, इसमें इंटरप्ट सर्किट है, रैम है, रोम है, CPU है, टाइमर काउंटर है, प्रोग्राम काउंटर है, स्टैक पॉइंटर है, क्लॉक सर्किट है, इनपुट आउटपुट है। तो ये सभी चीज़ें जो होती है एक ही चिप पर इनबिल्ट होती है, इसीलिए माइक्रो कंट्रोलर को एक IC यानी कि एक इंटीग्रेटेड सर्किट भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर फिर हमने देखिए लिखा भी है कि इस ब्लॉक डायग्राम में आप देख सकते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर में रैम रोम से लेकर सारे कंपोनेंट एक सिंगल चिप में लगे होते हैं। तो अगर आपके मन में क्वेश्चन आ गया कि माइक्रो कंट्रोलर का हम यूज़ कहाँ पर करते हैं, तो भी हमने आपको असेंबली लैंग्वेज के चैप्टर में बताया कि इंटरफेसिंग करने के लिए भी हम माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ करते हैं। तो देखिए इसके एप्लीकेशंस हैं, ये भी एग्जाम में आ सकते हैं। लेकिन जब भी माइक्रो कंट्रोलर के बारे में पूछा जाएगा एग्जाम में तो आपको इसके विशेषताएँ हो गया, इसके एप्लीकेशंस हो गया, सब कुछ एग्जाम में लिखना होगा। ठीक है, तो बात करें इसके एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर का, इसका यूज जो है वॉशिंग मशीन में किया जाता है। और इसका दूसरा पॉइंट है इसमें टेम्परेचर को सेंस करने वाले डिवाइस जैसे माइक्रोवेव ओवन हो गया, चिमनीस हो गया, इन सब में करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आपका आग को डिटेक्ट करने वाले डिवाइस तथा सेफ्टी डिवाइस जैसे फायर अलार्म हो गया। और चौथा है आपका मापने वाले डिवाइस जैसे वोल्ट मीटर। और पाँचवा है आपका करंट मीटर। इन सब में हम माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ करते हैं और ये सब माइक्रो कंट्रोलर के एप्लीकेशंस हैं। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं, तो इसमें नेक्स्ट है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां हम इसका यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन डिवाइस में यूज़ करते हैं, हैंड हेल्ड मीटरिंग डिवाइस में करते हैं। माइक्रो कंट्रोलर का यूज जो है मुख्य रूप से हम रिमोट कंट्रोल हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, प्रिंटिंग मशीन हो गया, ऑटोमेटिक पावर रेगुलेटर हो गया, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हो गया, माइक्रोवेव ओवन हो गया, ऑटोमोबाइल यंत्रों से संबंधित डिवाइस आदि में हम माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर का पिन डायग्राम बनाइए व पिन डिटेल कीजिए। यानी कि एग्जाम में पूछेगा कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर का आपको पिन डायग्राम बनाना होगा और सभी पिन के बारे में आपको शॉर्ट में लिखना होगा। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं। तो अगर माइक्रो कंट्रोलर के पिन डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर एक डायग्राम आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डायग्राम है, बहुत थोड़ा सा लंबा डायग्राम है। यहाँ पर देखिए आप, ये डायग्राम है जिसमें 4 पोर्ट होते हैं और इसमें पिन्स होते हैं। उन पिन के बारे में आपको डिटेल में लिखना होगा। चलिए पहले इसको डिटेल में हम देख लेते हैं कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर का जो पिन डिटेल है वो क्या होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर जो है वो DIP IC यानी कि डुअल इनलाइन पैकेज IC होता है। इसमें 40 पिन होते हैं। तो आपको याद रखना है कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 40 पिन होते हैं। DIP का मतलब होता है कि IC को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे पैकेजेस होते हैं जिससे हम उन्हें आसानी से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बात करते हैं पिन की। तो इसमें 1 नंबर से लेकर 20 तक पिन जो है वो लेफ्ट साइड में तथा 20 से 40 तक पिन राइट साइड में, यानी कि 1 से 20 तक पिन यहाँ पर ऐसे आपको देखने को मिल जाएगा। 20 नंबर तक पिन होगा लेफ्ट में और 20 नंबर तक पिन होगा इसके राइट साइड में। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना है डायग्राम बनाने के लिए। तो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें 8 बिट के इनपुट आउटपुट बाई डायरेक्शनल 4 पोर्ट होते हैं। ठीक है, P0 P1 P2 P3 4 पोर्ट होते हैं और सभी पोर्ट जो होते हैं वो 8 बिट के होते हैं। यानी कि हर पोर्ट में 8 पिन होते हैं। मतलब कि एक P0 में अगर 8 पिन हुआ, P1 में 8 पिन हुआ, P2 में, P3 में, तो इस प्रकार से टोटल 32 पिन हुए और 8 पिन जो होते हैं वो अलग से स्पेशल फंक्शन के लिए होते हैं। ठीक है, और हर पोर्ट जो होता है एक इनपुट बाई डायरेक्शन की तरह होता है। यहाँ पर आपको बाई डायरेक्शन लैंग्वेज आ रहा है, इसका मतलब होता है कि पोर्ट जो है आपका इनपुट आउटपुट दोनों की तरह यह वर्क करता है। ठीक है, अब इसमें देखिए इसमें 4 इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं, ऐसे पोर्ट जिन पर इनपुट आउटपुट डिवाइस हम कनेक्ट कर सकते हैं। और सभी पोर्ट के लिए 8 पिन होता है, 8 चौका 32, यानी कि 32 पिन के अलावा इसमें 8 पिन हमने बताया स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे VSS पिन हो गया, GNO PS EN PN, ये सब पिन क्या है स्पेशल फंक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर हम डिटेल थोड़ा सा इसमें से देख लेते हैं सभी पिन का, देखिए पिन नंबर 1 से 8 तक इसको हम
पोर्ट 1 बोलते हैं और ये बाई डायरेक्शनल पोर्ट होते हैं। P1.0 से P1.7 तक पोर्ट 1 होता है, पोर्ट 1 होता है और ये पिन जो होते हैं एक सिंपल इनपुट आउटपुट की तरह कार्य करते हैं। इन पिन का दूसरा कोई फंक्शन नहीं होता है और इस पिन की सहायता से हम बिट को इनपुट करते हैं या फिर आउटपुट करते हैं। ठीक है, अब आपका 9वां पिन, 8 नंबर तक पिन हमने देख लिया। अब हम फिर देखते हैं 9वां पिन जो है आपका होता है वो होता है रीसेट पिन। ठीक है, रीसेट पिन मतलब कि माइक्रो कंट्रोलर को जब हम रीसेट करना होता है तो इस पिन का यूज़ करते हैं और जब ये माइक्रो कंट्रोलर को रीसेट कर देंगे तो यह क्या वह अपने इनिशियल वैल्यू पर आ जाता है। यानी कि जब भी हमको माइक्रो कंट्रोलर की जो भी वो डेटा स्टोर किया है उसको हमको 0 करना है तो हम इस पिन का यूज़ करते हैं। और पोर्ट जो आपका पिन नंबर 9 है, इसी पिन को हम पोर्ट 3 के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें इसके बाद आता है पिन नंबर 10 से लेकर 17 तक। तो वो पिन नंबर 10 से लेकर 17 तक आ गए। देखिए यहाँ पर 40 पिन है, 40 पिन के बारे में आपको लिखना है, लेकिन ऐसा नहीं एक एक पिन के बारे में लिखें क्योंकि पोर्ट है, 4 पोर्ट है, 4 पोर्ट के बारे में भी लिख देंगे एग्जाम में, तब भी आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। बाकी जो 8 पिन है उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, जो पिन नंबर 10 से 17 तक यह जो है एक बाई डायरेक्शनल इनपुट पोर्ट है। इसके कुछ कार्य जैसे इंटरप्ट हो गया, टाइमर हो गया, इनपुट कंट्रोल सिग्नल हो गया, सीरियल कम्युनिकेशन हो गया, ये सब क्या है इन पिन के द्वारा किया जाता है। पोर्ट 1 के अलावा सभी पोर्ट जो भी ये सब भी पोर्ट क्या करते हैं, डुअल फंक्शन मतलब कि 2 कार्य करते हैं, यानी कि इनपुट के अलावा और भी कुछ कार्य करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें देखिए 9 के बाद हमने 10 से 17 बता दिया और 10 और 11 पिन का जो काम क्या है वो देख लेते हैं एक बार। देखिए 10 और 11 पिन जो है इसमें दो हैं, इसमें एक RD एक TD, यानी कि इन दोनों पिन का यूज़ हम करते हैं सीरियल कम्युनिकेशन के लिए, डेटा को ट्रांसमिट व रिसीव करने के लिए। और जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है सीरियल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए अदर एक्सटर्नल डिवाइस से हम पिन 10 और पिन 11 का यूज करते हैं। ठीक है, पिन 12 और 13 जो है आपका इन दोनों पिन का प्रयोग हम इंटरप्ट फंक्शन के लिए करते हैं। तो इसी प्रकार से आपको सभी पिन के बारे में लिखना है। हमने यहाँ पर सबके बारे में लिखा है। पिन 18 19 की बात करें तो इन दोनों पिन की सहायता से हम एक्सटर्नल क्रिस्टल को कनेक्ट करते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर से। पिन 20 की बात करें तो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए और ग्राउंड कनेक्शन के लिए हम इस पिन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपको जब PDF देंगे तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, बाकी इसके डायग्राम का भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा।